हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का पार्ट 9 एंड आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 12 फिजिक्स के लिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारी चीजें आज आप समझेंगे और हर बात आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात और बताना चाहूंगा बड़े ही प्यार से कि रे ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ मैटर, सेमीकंडक्टर, एटम एंड न्यूक्लियाई, कंप्लीट 12 फिजिक्स सिलेबस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपको कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर जाकर के कंप्लीट चैप्टर को देख सकते हैं। रिमेनिंग चैप्टर के लिए आप प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें। इसके साथ साथ 5 मिनट सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर बड़े बड़े टॉपिक को जिसको आपने रेगुलर क्लासेस में 1 घंटे में, 40 मिनट में, 50 मिनट में क्लियर किया है और कभी कभी उसमें कंफ्यूजन भी रह गई होगी। उन सभी टॉपिक्स को क्लास 12 के लिए कम से कम 100 टॉपिक्स को आपको विद इन 5 मिनट और 6 मिनट, 5 से 6 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहली लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो 5 मिनट सीरीज की है। देखिए, आपको YouTube पर बहुत सारी वीडियोस तो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें कहा होगा कि एक दिन में फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको ऐसा करने में आपकी मदद करूंगा और आपकी मदद हो रही है, बिकॉज अगर आप एक टॉपिक को 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो जरा सोचो कि ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप एक दिन में 4 से 5 घंटे में 100 टॉपिक अपने निपटा देंगे और आप देखो कि कितनी फास्ट स्पीड के साथ पूरा पावर पैक फॉर्मेट में आपको 5 मिनट सीरीज प्रोवाइड कराई जा रही है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर विजिट करें या फिर यूट्यूब पर सर्च करें 5 मिनट सीरीज बाय अभिषेक साहू, कोई भी टॉपिक लिखें, अगर अवेलेबल होगा तो आपको जरूर मिलेगा। चलिए बात करते हैं रे ऑप्टिक्स में। तो अभी तक हमने रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन वाला कवर किया और अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सिंपल सी बात है कि अभी तक हमने पढ़ा दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। क्या ये बात सही है? अभी तक हमने पढ़ा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है। क्या ये बात सही है? तो हमारा आंसर है कि ये बात सही तो है लेकिन अधूरी है। आपने भी पढ़ा है क्या? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ अंटिल इट चेंजेस इट्स मीडियम, है ना। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलती है, लेकिन जब तक ये अपना मीडियम ना बदले। अगर लाइट अपना मीडियम बदलती है, जैसे एयर से वाटर में, वाटर से ग्लास में, ग्लास से डायमंड में, डायमंड से फिर एयर में, तो ये अपना रास्ता भी बदलती है, अपना रास्ता भी बदलती है। दैट मींस अगर लाइट ऐसे आ रही है सीधे एकदम स्ट्रेट, और अगर इसने कई बार अपने मीडियम को बदला, या फिर मैं कहूं मीडियम की डेंसिटी यदि बदलती चली गई, तो फिर लाइट का जो पाथ है वो भी बदलते चला जाएगा। और आप देखते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन्स जो होते हैं, लाइट एकदम स्ट्रेट आती है लेकिन वो घूम जाने के कारण हमें बहुत सारे इल्यूजन दिखाती है। तो याद रखना है आपको दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ ओनली इन सिंगल मीडियम, बट व्हेन इट चेंजेस इट्स मीडियम इट आल्सो चेंजेस इट्स पाथ। याद रखिएगा इस बात को। और इसी चीज को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट बेंड होती है, और जब लाइट बेंड होती है तो इसी फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको बताते हैं कि लाइट हमेशा बेंड नहीं होती, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन आपको सारी बातें यहां पर समझनी होगी और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, और लाइट जा रही है कुछ इस तरह से। लाइट इस ग्लास स्लैब पर यहां इंसिडेंट करी। एक चीज हमेशा याद रखो कि लाइट जहां पर इंसिडेंट करे, आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। याद रखो कि लाइट जहां पर इंसिडेंट करेगी, कसम खा के यहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और उस नॉर्मल को आप जैसे ही ड्रॉ करोगे आपको एक रेफरेंस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा? एक रेफरेंस। चलिए, ये हो गया एक नॉर्मल। तो लाइट इस तरह से जाती है और यहां इंसिडेंट करती है। अब लाइट यदि एयर में जा रही थी इस मीडियम में ऐसे, तो फिर लाइट ऐसे ही जाती रहेगी अंटिल इट चेंजेस इट्स मीडियम, जब तक ये अपने मीडियम को चेंज नहीं करती। अच्छा, जैसे ही इसने अपने मीडियम को चेंज किया, अब लाइट जा रही होती, अगर एयर होती, सब कुछ हवा होती, तो लाइट इस तरह से आगे बढ़ रही होती। लेकिन क्योंकि यहां पर एयर से अब लाइट ग्लास में पहुंच गई, तो क्या होगा? तो लाइट
यहां पर ऐसे बेंड हो जाएगी, दैट मीन्स ये लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ऊपर इस तरह जाना चाहती थी लेकिन अब ये लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। अब याद रखना कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है और यदि बेंड होती है तो हमेशा नॉर्मल उसके लिए रेफरेंस होता है, या तो नॉर्मल से दूर जाएगी या फिर नॉर्मल के पास आएगी। इस बात को थोड़ा पकड़ के रखना, चलिए इस बात को समझ के रखना और याद रखना। चलिए एक चीज और आपको पता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक जाती है तो ये अपनी स्पीड भी, दैट मींस अपनी वेलोसिटी को भी बदलती है। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात कहूंगा कि मान लो कि जितनी स्पीड लाइट की एयर में है, वैक्यूम में है, क्या उतनी ही स्पीड पानी में होगी? क्या उतनी स्पीड ग्लास में होगी? क्या उतनी स्पीड पेपर में होगी? क्या उतनी स्पीड क्लाउड्स में होगी? जरा खुद सोच के बताओ, आप स्वयं ही विचार कीजिए। तो आप जानते हो ना कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या फिर मैं कहूं जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर या फिर ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो इसकी डायरेक्शन के साथ साथ इसकी वेलोसिटी भी बदलती है। डायरेक्शन हमेशा बदले ये जरूरी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी हमेशा बदलेगी ये जरूरी है। चलिए तो मैं यहां पर एक नोट पॉइंट डाल के लिख देता हूं, व्हेन लाइट चेंजेस its medium, when light changes its medium, comma, its velocity also changes. Its velocity also changes. अब वेलोसिटी वेलोसिटी कौन से मीडियम में कितनी होगी ये डिपेंड करता है उस मटेरियल के नेचर पर, तो सेकंड प्रॉपर्टी हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ मटेरियल। अब आप समझते हो ना भाई, अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, तो यहां पर लाइट के जो टर्म्स में पढ़ना है वो दो टाइप के मटेरियल होते हैं। एक वो होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम या फिर आप कहें ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल, और दूसरे हम मटेरियल को कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। चलिए अब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उन मीडियम को कहते हैं जिनमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। मैंने कहा कंपैरेटिवली कम होती है ना, चाहे आप एयर से कंपैरिजन करें या फिर किसी और मीडियम से कंपेयर करें। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हम उन मीडियम को कहते हैं जिनके अंदर लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, स्पीड होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं लाइट की स्पीड और ये भी लिख देता हूं मैं लाइट की स्पीड। चलिए तो मान लो अगर मैंने कहा मेरे पास ये तीन मीडियम है, ये एयर, मेरे पास है वाटर, देन यहां पर हमने ले लिया ग्लास। अब इन तीनों में हमने बताया कि भाई एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वाटर के अंदर जो लाइट की स्पीड है दैट इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके साथ साथ ग्लास के अंदर जो लाइट की स्पीड है दैट इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप यहां पर ये बताइए, इनकी स्पीड देख करके बताइए कि कौन सा मीडियम इन तीनों में से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है। बताइए कौन सा मीडियम इन तीनों में से ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है? तो क्या बोलोगे? जिसके अंदर वेलोसिटी कम, जिसके अंदर वेलोसिटी सबसे कम, वही मीडियम ऑप्टिकली डेंसर ज्यादा होता है। समझ रहे हो ना? अगर आप डेंसिटी वाले सब जगह पर जाते हो, अगर आप ज्यादा डेंसिटी वाले जगह पर जाते हो जहां पर मॉलिक्यूल्स, ऑल्दो यहां पर मॉलिक्यूल से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर हम जो है स्लो हो जाते हैं। अगर मान लो आप भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाते हो, अगर आप लो डेंसिटी वाले जगह पे जाते हो जहां पर लोग आराम से दूर फैल के आराम से काम कर रहे हैं, तो वहां से दौड़ पाना आसान होता है और निकल के जाना आसान होता है। लेकिन मान लो कहीं पर यदि भीड़ जमा है, अब वहां से दौड़ लगा के जाना है, तो आपकी वेलोसिटी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट आप यहां पर एनालॉजी सेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे एयर में स्पीड है 300/8, इसमें है इतनी, इसमें है इतनी, तो ग्लास के अंदर वेलोसिटी सबसे कम है, वाटर के अंदर वेलोसिटी ग्लास से ज्यादा है,
और एयर के अंदर वेलोसिटी वाटर से और ग्लास से दोनों से ज्यादा है। तो मैं यहां पर कहूंगा कि एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। भाई एयर के लिए तो हम ध्यान रखते हैं ना कि जहां पर एयर है वो रेयर है, जहां पर एयर है वो रेयर है। अब देखो तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एयर क्या है, ऑप्टिकली रेयरर, एयर की कंपैरिजन वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर, और एयर की कंपैरिजन वाटर क्या है, एयर की कंपैरिजन वाटर क्या है, ऑप्टिकली डेंसर। जबकि वाटर ग्लास की कंपैरिजन में क्या है, ऑप्टिकली रेयरर, क्योंकि इसमें ग्लास से ज्यादा स्पीड है। समझ में आया? तो यहां पर आपको एक टर्म और डिफाइन किया जाता है। अब किस मीडियम में, समझ रहे हो? तो किस मीडियम में, आप जानते हो कि अलग अलग मीडियम में वेलोसिटी अलग अलग होगी लाइट की। तो किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कितनी होगी, इसके लिए एक छोटा सा मेजरमेंट है, एक छोटा सा इंडेक्स बना के रखा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट है। क्या है? मेजरमेंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन मीडियम। बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ एक मेजरमेंट है कि किस मीडियम में लाइट की स्पीड कितने गुना बदल जाएगी, कितने गुना मैं कहूं कम हो जाएगी। समझ सकते हो? एक बार और समझो। मैंने कहा अगर यदि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.001 आप मान सकते हो, तो मैं मान लेता हूं 1 एयर या वैक्यूम का। अब मैंने कहा कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.33। मैंने कहा ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 1.5। मैंने कहा डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज 2.42। अब अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज आपके पास दी हुई हैं तो आप इनसे क्या कंक्लूड कर सकते हो, क्या रिजल्ट निकाल सकते हो? तो बड़ी आसान सी बात है ना कि यदि मैंने कहा कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि, तो चलो उसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं म्यू डब्ल्यू, म्यू जी, म्यू डायमंड, है ना। तो यदि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, दैट मींस वाटर की स्पीड जो लाइट में होगी, लाइट की स्पीड जो वाटर में होगी वो एयर की कंपैरिजन में 1.33 टाइम्स कम होगी। यहां पर कुछ नहीं लिखा ना, तो मान लो कि एयर लिखा है, कुछ नहीं लिखा होता तो मान लो एयर लिखा होता है, जबकि दूसरा आपको बताते हैं। तो सुनो, अब अगर हमने कह दिया कि एयर की लाइट मान लो आ रही थी एयर में, लाइट कहां आ रही थी? एयर में, अब जाती है डायमंड में, और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2.42। तो आपको यह बताना है कि 2.42 का मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब है कि लाइट की स्पीड एयर के कंपैरिजन में करीब 2.5 गुना कम हो जाएगी जब ये डायमंड में ट्रेवल करेगी। समझ में आती है इतनी बात? चलिए, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज म्यू से करते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब दो टाइप के होते हैं। जो पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कह सकते हैं दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी इसका फॉर्मूला सब बताते हैं आपको, लेकिन पहले आप इन बातों को समझिए। देखो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एयर की कंपैरिजन में। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बोला एयर की कंपैरिजन में या फिर वैक्यूम की कंपैरिजन में। जबकि रिलेटिव का मतलब होता है कोई भी दो मीडियम की कंपैरिजन में अगर हो जाए तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। याद रखना कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट इंडेक्स हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एब्सोल्यूट जो इंडेक्स है उसको आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हो, बिकॉज हम हर बार एयर की कंपैरिजन तो करते ही हैं। चलिए, लेकिन चलो, तो मान लो अगर मैंने कहा आपको जो है लिखना किस तरह से होता है इस चीज पर भी थोड़ा ध्यान दें। तो चलिए, मैंने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो मैं इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन लाइट कहीं से तो आ रही होगी, तो मान लीजिए अगर एयर से आ रही है तो कई बार हम लिखते भी नहीं हैं और कई बार हम लिख भी देते हैं। तो आप इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कुछ नहीं लिखा तब भी ये मान के चलना है कि एयर है, लेकिन अगर लिख दें तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू
एयर, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू एयर, इस बात पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलिए अब सुनो, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है तो उसको जानो। देखो मैं चीजों को थोड़ा सा आसान बनाता हूं आपके लिए। मैंने कहा अगर आप ऐसे लिखते हो ना, मान लो अगर आप ए से जी तक जा रहे हो तो एरो लगा देते हैं, तो मैंने कहा ए से जी, ए से जी, दैट मीन्स एयर से ग्लास, एयर से ग्लास में, एयर से ग्लास में जा रही है, दैट मींस एयर की कंपैरिजन में आप सारी चीजों देखी जाएंगी। तो हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मान लो मैंने कह दिया आपसे यहां पर लिखा हुआ है ग्लास और यहां लिखा हुआ है वाटर, तो क्या बोलोगे, लाइट कहां से कहां जा रही है, तो लाइट जा रही है वाटर से ग्लास में, तो क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर है इतनी बात? अब आप सारी बातों को समझते हो, अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए, लेकिन इससे पहले चलो फॉर्मूला और बना लेते हैं। चलो मान लो यहां पर फॉर्मूला लिख लेना। मान लो अगर मैंने कह दिया कि म्यू जी अपॉन डब्ल्यू, तो कुछ नहीं करना आपको कुछ भी नहीं करना, ऊपर लिखना है म्यू जी, नीचे लिखना है म्यू डब्ल्यू। जिस मीडियम से आती है ना उसको दबा के नीचे रख दो, बोला तुम्हारे अंदर से आ रही है ना तुम नीचे आ जाओ हमारे, समझ आया? चलिए, तो कुछ नहीं, दूसरा फॉर्मूला अगर हमें बनाना है, मान लो अगर लाइट आ रही है कहां से, लाइट आ रही है एयर से, किस में जा रही है, लाइट जा रही है मान लो कि भाई डायमंड में जा रही है, डायमंड में, तो क्या करोगे, फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। क्या आप इतनी बात को समझ पाए? यदि आप इतनी बात को समझ गए तो आप बहुत कुछ जान गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के साथ साथ बाकी सारी चीज देखते हैं, वेलोसिटी वगैरह किस तरह से बदलेगी, तो यहां पर इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देखते हैं। अब आप जान सकते हो ना, हमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनाओगे? बड़ी सिंपल सी बात है। एक चीज और बताते हैं आपको, देखो, तो मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनाना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C अपॉन V। ये आसान जो है याद रखने का तरीका होता है C अपॉन V। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये याद करने का तरीका है। बाकी तो हम नॉर्मली कह भी देते हैं, बोला म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट कहूं या वेलोसिटी ऑफ लाइट, दोनों एक ही समझ लेना। तो आपने कहा भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अभी हम रूल्स भी पढ़ेंगे इसके कि रूल्स क्या कहते हैं। चलिए, तो अब यहां पर समझो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है। आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब मीडियम, आप तो बस C अपॉन V याद रखना, आपको तो सारी बातें याद ही रहेंगी। क्या? C अपॉन V। चलिए, तो मान लो अगर आपको क्वेश्चन दे दिया गया, इफ velocity of light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, refractive index, और ये दे दिया refractive index of glass with respect to water, या कहीं के refractive index of glass with respect to air is 1.5। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, कैलकुलेट स्पीड इन ग्लास। अभी लाइट कैसे बेंड होती है इन सारी बातों को बताते हैं, लेकिन कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो कुछ नहीं करेंगे आप सिंपल सी बातें इन सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। बस वेलोसिटी इन एयर C बाय V, तो C की वैल्यू कितनी हुई, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन वेलोसिटी, ये निकालना है अपन को। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी इन ग्लास मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ इन ग्लास आपको निकालना है, और आप म्यू जानते हो, म्यू ग्लास के लिए कितना दिया हुआ है, म्यू फॉर ग्लास कितना दिया हुआ है 1.5। तो कुछ नहीं करोगे, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5। तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ भी अलग तो नहीं है ना, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन अब आपको जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
और वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है। तो इतनी बात तो आप जानते ही हो। अगर हमने आपसे कह दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, तो आप जानते हो कि जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.5 गुना है, 2.42 अप्रॉक्स, तो फिर लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, 2.5 गुना कम। अगर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो उसके अंदर लाइट की स्पीड कितनी हो जाएगी, एयर कंपैरिजन में बोला 1.33 टाइम्स कम। समझ रहे हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आपको आराम से दिमाग में रखना है, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। Refractive index is inversely proportional to velocity. Refractive index is inversely proportional to velocity. यहीं से एक बात और दिमाग में बिठा लो, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को बिल्कुल जो है मैं कहूंगा कि पक्के तरीके से इसको दिमाग में रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। और सुनो आप जानते हो कि कोई भी लाइट जिसकी जितनी बड़ी वेवलेंथ होती है, जैसे आप जानते हो, जैसे मान लो मैंने कहा कि रेड की क्या ज्यादा होती है, तो आपने कहा रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जबकि वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो आप देखते हो कि जिसकी ज्यादा वेवलेंथ, इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जिसकी ज्यादा वेवलेंथ, प्रिज्म तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, तो आप देखते हो कि जब कोई लाइट रे आती है, इस तरह से जब कोई लाइट रे आती है, तो सबसे ऊपर जो लाइट होती है दैट इज रेड, और सबसे नीचे जो लाइट होती है दैट इज वॉयलेट। सबसे ऊपर रेड सबसे ऊपर क्यों होती होगी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। वेवलेंथ ज्यादा होने से इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, तो रेड कलर की जो लाइट है वो डेविएट उतनी ज्यादा नहीं हो पाती जितनी वॉयलेट हो जाती है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जिसकी जितनी बड़ी वेवलेंथ, जिस कलर की, जिस लाइट की जितनी बड़ी वेवलेंथ, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी। तो मैं कहूंगा भाई जिसकी जितनी बड़ी वेवलेंथ उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी। अब आप समझते हो कि वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आया। लिखने का तरीका आप समझते ही हो कि मैंने आपसे कह दिया, समझ में आया। देखो मैंने आपसे कहा कि भाई म्यू, अब देखो म्यू जी अपॉन म्यू जी ए ऐसा कह दिया मैंने, तो म्यू जी दैट मींस म्यू जी ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जी अपॉन म्यू ए, ग्लास अपॉन एयर। देखो ना, जहां से आती है उसको नीचे रखते हैं, तो एयर से आ रही है, एयर से, तो इसको नीचे रख दिया। अब देखो म्यू जी अपॉन म्यू ए को क्या लिख सकता हूं मैं, वेलोसिटी के टर्म्स में लिखूंगा, तो वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। समझ रहे हो। देखो ग्लास ऊपर नीचे, ये इस तरह से एयर ऊपर नीचे, है ना। तो ये जो रिलेशन है कैसा है, इनवर्स है। इसी को अगर मैं लिखना चाहूं किसके टर्म्स में, इसी को अगर मैं लिखना चाहता हूं वेवलेंथ के टर्म्स में, तो आप इसको ध्यान रखोगे ना। वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। समझते हो। तो मैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। मीडियम बदलने से, देखो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, तो फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी। लेकिन वेलोसिटी बदलती है तो फिर वेवलेंथ भी बदलेगी। चलिए, तो मैंने कहा आपसे कि वेलोसिटी और वेवलेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो आपको रिलेशन हमेशा दिमाग में ये बिठा करके रखना है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। वेलोसिटी, इसी चीज को आप क्या लिखोगे भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का रिलेशन कैसा बोला, इनवर्स, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। और वेलोसिटी और वेवलेंथ का रिलेशन कैसा है, बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो अब जरा सोचो कि जो जैसे जैसे वेलोसिटी वैसे वैसे वेवलेंथ, जैसे जैसे वेवलेंथ वैसे वैसे वेलोसिटी, और वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो जरूरत पड़ने पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि देखिए लैम्डा म्यू जी अपॉन म्यू ए, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी। क्या आपको इतनी बात क्लियर है। ये चीज जरूरी है, इन बातों को समझना जरूरी है, बिकॉज
म्यू का जो रिलेशन v के साथ है वही रिलेशन लैम्डा के साथ है। क्लियर है इतनी बात? तो इन चीजों को समझना जरूरी है, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस अपन जरूर निपटाते हैं सो दैट आपको इसमें कुछ फील आ पाए, है ना, और थोड़ा सा जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन दिया गया है दैट इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, समझना कि आप इसको किस तरह से सोचेंगे, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.25 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ग्लास में वेलोसिटी इतनी है, कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड डायमंड। तो जरा छोटा सा दिमाग लगाना है, आपको कुछ नहीं करना। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये वाला नहीं किया, लेकिन इसको पकड़ना कैसे, जरा इसको देखो। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा हुआ है और वेलोसिटी दी हुई है, तो इसको तो हम जानते हैं ना, इसको तो हम जानते हैं। लेट्स से किसके निकालने, सबसे पहले ग्लास के निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे लिखते हो, म्यू जी अपॉन म्यू ए, चलिए इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। तो क्या बोलोगे इसको हम बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैलकुलेट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होती है 3×8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कर लेना। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास दी हुई है 2×8 मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर लेंगे। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। तो कहने का मतलब ये है, आपको सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको दिया क्या है, क्या क्या दिया है, और उस वाला फॉर्मूला जो है अपनी डायरी से खोज के निकालो। अब आपको कैलकुलेट कर लेना है सेम प्रोसेस से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। ऑल्दो हमने इसको कर लिया है तो हम इस पर आगे और ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब मान लो आपको क्वेश्चन को जिस तरह से दे दिया गया, इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 4500 एंगस्ट्रॉम। यदि लाइट की वेवलेंथ आपको इतनी दे दी गई, लाइट की वेवलेंथ एयर में आपको इतनी दे दी गई, और ग्लास का देखो लाइट की वेवलेंथ एयर में दी गई है इतनी, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, पूछ रहा है कि दैट मींस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, पूछ रहा है कि लाइट की जो स्पीड, दैट मींस आपसे पूछ रहा है कि लाइट की वेवलेंथ ग्लास में क्या होगी। तो कुछ नहीं करना आपको, आप ये देखो कि आपको दिया क्या है, आपको दिया है वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो भाई वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिलेशन है ना उसको अपनी डायरी में से निकालो। तो हम जानते हैं कि म्यू जी अपॉन म्यू ए इज इक्वल टू, भाई जो रिलेशन वेलोसिटी के साथ होता है वही वेवलेंथ के साथ, तो इनवर्स रिलेशन है, तो लैम्डा ए अपॉन लैम्डा जी, खत्म। म्यू जी की वैल्यू हम जानते हैं, या दी हुई है, कितनी दी हुई है 1.5, इसकी वैल्यू है म्यू ए की 1, लैम्डा ए दिया हुआ है 4500 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10। चलिए, और लैम्डा जी हमें निकालना है, दैट मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास। तो लैम्डा जी इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाय 1.5, और ये आपका है एंगस्ट्रॉम में। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन ग्लास आपकी आ जाएगी करीब 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आपको बस ये ढूंढना है, मतलब परेशान नहीं होना, बोला ये इतने सारे रिलेशन, तो आपको बस ये देखना है कि आपको क्वेश्चन किन किन टर्म्स में दिया गया है, और वो वाला फॉर्मूला ढूंढो और जो है लगा दो। अब हम बात करते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन की। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन की तो कुछ नहीं करना होता, रिफ्रैक्शन के रूल्स बड़े ही आसान होते हैं। इनको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस, है ना। चलिए, तो इसको एक बार हटाते हैं और रिफ्रैक्शन के रूल्स आप हेडिंग बनाइए। अब देखिए, बात करते हैं रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन की, कि लाइट कब किस तरह से बेंड होती है। जब लाइट एयर से डायमंड, डायमंड से वाटर, वाटर से ग्लास, ग्लास से इसमें उसमें जाए तो लाइट किस तरह से बेंड होती है ना। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, आपको बस 2 रूल याद रखने हैं कि लाइट बेंड्स, कुछ याद रखना है। चलो मैं आपसे नॉर्मल से बात करता हूं। देखो, एक 2 मीडियम है, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर। मैं अभी के लिए छोड़ता हूं ऑप्टिकल वर्ड को मैं हटा देता हूं। मैं नॉर्मली आपसे कहता हूं कि मान लो कि आप एक भरी हुई बस में जा रहे हो, तो आप जब भरी हुई बस में, जिसमें मॉलिक्यूल्स पास में हैं, जिसमें पीपल पास में हैं, उसमें क्या होगा, आप अगर जा रहे हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट होकर के सुकड़ के जाना पड़ेगा, है ना। और जब आप बस से बाहर निकलोगे तो आराम से फैल जाओगे,
पूरी तरीके से फ्री होकर के चलोगे। अब भरी हुई बस में अगर आप ऐसे चलोगे, बोला अपन अपन ही है, अब अगर आप भरी हुई बस में ऐसे चलोगे तो काम बनेगा क्या? नहीं। जब आप भरी हुई बस में जाओगे, जब आप भरी हुई ट्रेन में जाओगे तो आपको सिकुड़ के चलना पड़ेगा। दैट मीन जब आप डेंसर मीडियम में जाते हो तो आपको सिकुड़ के चलना पड़ता है। सेम लाइट के लिए कि जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है जो कि ऑप्टिकली डेंसर है, उस मीडियम में जब लाइट जाती है तो लाइट फैलती नहीं है, उसको जगह नहीं मिल पाती, लाइट सिकुड़ जाती है। दैट मींस लाइट नॉर्मल की ओर झुक जाती है, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरे पास ये लाइट है, क्या है? ये लाइट इंसिडेंट हुई, इसको मैंने बोला इंसिडेंट रे, और ये मैंने जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट होती है मैंने उस पॉइंट पर डाल दिया एक नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। अब ये लाइट जाना चाहती थी यहां पर, ये इस तरह से लाइट जाना चाहती थी इस तरह से, लेकिन हुआ क्या? ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, ये ग्लास है, ये एयर है। अब ये लाइट आगे नहीं जा पाएगी बिकॉज इसमें वेलोसिटी बदल जाने से ये बेंड हो जाएगी। चलिए, तो ये लाइट बेंड हुई और ये बेंड होकर के नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, तो अब ये लाइट अगर डेंसर मीडियम में जाएगी तो फैल पाएगी क्या? अगर आप भरी हुई बस में जाओगे तो फैल पाओगे क्या? नहीं फैल पाओगे। तो ये लाइट बेंड हो गई, तो ये जो एंगल है इस एंगल को बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को बोला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखना ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या है? बोला ये है रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर है? चलिए, अब ये लाइट जब इस पॉइंट पर इंसिडेंट की तो यहां पर ड्रॉ करो नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये लाइट जाना चाहती थी इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या हुआ भाई? ग्लास से वापस से एयर में। अब ये लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी। जब आप भरी हुई बस में से जब आप बाहर निकलोगे तो आप एकदम अंगड़ाइयां लेते हुए बाहर निकलो, बोला टेढ़ा पड़ गया था, मैं अब सीधा हो जाऊं, है ना? हाँ या ना? हाँ। तो देखो यहां पर इस कंडीशन में अब ये लाइट नॉर्मल से दूर भागेगी और ये इस तरह से हो जाएगी। तो इसको बोला जाएगा जब कोई लाइट, ये रही इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये लाइट रे क्योंकि ये इमर्ज होके वापस से ग्लास से बाहर निकल रही है तो उसको कहा जाता है इमर्जेंट रे। क्या कहा जाता है? इमर्जेंट रे। ये कितना हो गया भाई? तो इमर्जेंट रे। तो एंगल किसके साथ बनाओगे? नॉर्मल एंगल किसके साथ बनाओगे? एंगल बनाओगे आप नॉर्मल के साथ और इमर्जेंट रे के साथ। दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो ये रहा एंगल ऑफ इमर्जेंस, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रहा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सभी एंगल नॉर्मल के साथ और रिस्पेक्टेड रे के साथ बनाए जाते हैं। तो याद रखना है आपको कि जब लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी तो वो कहां से कहां जा रही होगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल, दैट मीन रेयरर से डेंसर में। और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो फ्री हो जाएगी, आराम से फैल सकेगी, तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगी। ये छोटे छोटे से रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है। आपको याद रखना है कि लाइट यदि लाइट सीधी जा रही है, मान लो लाइट सीधी जाती है, रूल नंबर 2, लाइट अगर सीधी जाएगी यहां पर इंसिडेंट की तो नॉर्मल भी तो यहीं जाएगा। अब अगर लाइट सीधी जा रही है तो लाइट मुड़ेगी नहीं। लाइट अगर सीधी जा रही किसी भी एंगल पर नहीं है तो फिर लाइट जैसे आई थी वैसे ही चली जाएगी, तो आप इसमें याद रखेंगे कि लाइट डज नॉट बेंड। ये स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि कुछ केस में लाइट बेंड नहीं भी होती, तो ये वही वाला केस है कि लाइट बेंड नहीं होती। अब यहां पर देखो, बताओ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला? 0। सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बोला? 0। नॉर्मल के साथ बनता है ना, तो नॉर्मल के साथ ये वाला लाइन कितना एंगल? 0। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना बोला? 0। एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना बोला? 0। क्लियर है इतनी बात? तो लाइट अगर सीधी पड़े उसकी सरफेस पर तो रिफ्रैक्ट नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो रूल्स अलग चीज है, लाइट किस तरह से बेंड होती है, कैसे कैसे बेंड होती है, कैसे मुड़ती है, लेकिन लॉज अलग चीज है। लॉ का मतलब है जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उस पूरे रिफ्रैक्शन को डिफाइन करना। देखिए रिफ्रैक्शन में बहुत सारी चीजें बदल सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी नहीं बदलती। जैसे कि लॉ नंबर फर्स्ट जो इसका लॉ है, दैट इज इंसिडेंट रे। आपने क्लास 10th में पढ़ के रखा है कि इंसिडेंट रे, उसको वहां पर पढ़ते हुए नजर मारते रहना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे या फिर नॉर्मल, all lie in the same plane। That means ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। अगर लाइट इस तरह से बोर्ड के प्लेन में पास हो रही है तो लाइट बाहर ऐसे नहीं निकलेगी। जो कुछ भी रिफ्रैक्ट होना है, कुछ भी होना है, वो एक ही प्लेन में होता रहेगा। क्लियर है बात? चलिए
इसके बाद यहां पर देखो, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यदि हम बात करें जैसे गिवन पेयर ऑफ मीडियम की बात करें, जैसे ग्लास और वाटर के लिए बात करें, तो इस पेयर ऑफ मीडियम की बात करें या फिर वाटर या ग्लास के लिए बात करें या फिर वाटर डायमंड के लिए बात करें, तो किसी एक पर्टिकुलर गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट मींस डिफरेंट कलर की लाइट ना हो, एक ही सिंगल कलर लाइट हो, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, रेशियो ऑफ साइन आई, साइन आई का मतलब है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दैट मींस अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये रहा आई तो इसका साइन आई, और ये रहा आर तो इसका साइन आर, साइन आर। अगर हम इन रेशो की बात करें तो ये रेशो कांस्टेंट रहता है, ये रेशो बदलता नहीं है एक गिवन पेयर के लिए, गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए। तो मैं ऐसा बोलूं साइन आई अपॉन साइन आर, ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये रेशियो कांस्टेंट रहता है। और इसकी खास बात ये है कि ये जो रेशियो निकल के आता है, ये रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी बता सकते हैं। बोला कैसे, जैसे मान लो कि अगर लाइट मीडियम 1 से लेके मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में, तो हम इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1। चलिए आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये बात याद रखनी है। चलिए तो अब जरा ध्यान से देखना, तो अगर मैंने कहा कि साइन आई अपॉन साइन आर, चलिए ध्यान देना, अब अगर लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, बोला एयर से ग्लास में, या फिर चलो मैं कहता हूं आपसे कि ऐसा होता कि लाइट आ रही होती वाटर से ग्लास में, तो आप इसको क्या बोलते, तो आप इसको बोलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा ऐसा नहीं पढ़ते आप इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप इसको ऐसा बोल सकते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहने वाला है। बात समझ में आती है। अब अगर आप इतनी बात याद रख सकते हैं कि अगर आपको यहां पर कुछ बातें ध्यान देनी होंगी, चलो मैं यहां से इसको हटा देता हूं यहां से। अच्छा एक चीज और सुनो, तो ये जो रूल है, ये जो पूरा लॉ है, ये स्नेल एक साइंटिस्ट थे, ये स्नेल एक साइंटिस्ट थे, तो इस लॉ को स्नेल ने दिया, तो इस लॉ को जो है लॉ नंबर 2 जो है इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है, इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। चलिए दैट मीन्स ये वाला सेकंड वाला। अब यहां पर एक छोटी सी बात समझना कि स्नेल्स लॉ में कुछ बातें हमें जानने वाली होती हैं, कि जैसे चलो, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं कि लाइट, अगर मैं आपसे कहता हूं साइन आई अपॉन साइन आर, यदि ऐसा हमने लिख दिया म्यू 2 अपॉन म्यू 1, लिख सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं म्यू 2 अपॉन म्यू 1। चलिए ऐसा मैंने लिख दिया। तो अगर लाइट आपकी कहां से जा रही है, म्यू 1 मतलब पहले म्यू 1 में थी, पहले म्यू 1 में थी, म्यू 1 से म्यू 2 में जा रही है, ठीक है। तो अगर म्यू 1 आपका रेयरर है और म्यू 2 आपका डेंसर है, तो डेंसर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, केस 1। डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, और ये रेयरर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। लेट्स से मान लो इसका 2 है और इसका 1 है, तो कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा 2। दैट मींस यदि जो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू, म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की वैल्यू यदि 1 से ज्यादा है, तो ये जो साइन आई, तो याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा बड़ा होगा। दैट मींस तो याद रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन, हाँ जी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस बात को ध्यान रखना है ना। कैसे कि अगर आप म्यू 1 से म्यू 2 में जा रहा है, म्यू 1 से म्यू 2 में, तो म्यू 2 क्या है, बोला डेंसर है, म्यू 2 क्या है, बोला डेंसर है, म्यू 2 क्या है, डेंसर। तो आप देखो ना कि डेंसर में रिफ्रैक्शन छोटा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। केस 2 इसका उल्टा हो जाएगा, केस 2 इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। डेंसर टू रेयरर अगर जाएगी, यदि लाइट डेंसर से, ये देखो, तो इसके लिए ये वाला इंसिडेंस हो जाएगा और ये इमर्जेंस हो जाएगा। यदि ये देखो ना, अगर आप सिर्फ इसको देख रहे हो, तो ये इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन। अगर ये सिर्फ इसको देखो, इंसिडेंस और ये रिफ्रैक्शन, सिर्फ इसको देखना है, पूरे को नहीं, इसको, है ना। तो अगर आप डेंसर से रेयरर में जाते हो, तो म्यू 2 अपॉन म्यू 1 की जो वैल्यू होती है
ऐसा बोलूं मैं, हाँ जी, म्यू2 अपन म्यू1 की जो वैल्यू होती है वो 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इससे बड़ा होगा, छोटा होगा। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और, ये जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ केस नंबर 3 है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, स्नेल्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर लाइट perpendicular to the surface, perpendicular to the surface। स्नेल्स लॉ सरफेस पर अगर लाइट परपेंडिकुलर जा रही है तो वहां पर वैलिड नहीं है, बिकॉज ये साइन आई अपॉन साइन आर, ये आपका सब कुछ क्या हो जाता है, मतलब जीरो। समझ में आया? सब कुछ क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन म्यू2 अपॉन म्यू1 की वैल्यू जीरो होती नहीं है। तो आई होप आपको ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट समझ में आया होगा। समझ आया ना? चलिए, अच्छा, यहां पर आपको एक बात और ध्यान देनी होगी जिसको अभी हमने मेंशन नहीं कर पाया, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस ये बराबर होता है। अब इस बेसिस पर फॉर्मूले वगैरह पुट करके छोटा मोटा एक आध न्यूमेरिकल आपको दे दिया गया, तो उस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस होंगे, वो आपको फॉर्मूले बेस्ड आपको आराम से लगाना है। और एंगल फाइंड आउट करने वाले एक आध इसमें से क्वेश्चन आते हैं जिनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, जहां पर एपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और इस वीडियो के बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट रे ऑप्टिक्स का पार्ट 10th, जहां पर हम बात करेंगे एपरेंट हाइट के बारे में। ओके, सो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, 5 मिनट सीरीज को एक एक वीडियो को देख डालो, उसको बहुत काम की चीज है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।